दोस्तों नमस्कार। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और उसी दिन यानी 5 फरवरी को ही प्रधानमंत्री संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। यानी जिस वक्त दिल्ली में वोटिंग हो रही होगी उस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर महाकुंभ के दर्शन और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी उसी तर्ज पर दिखाई देगी जैसे 2014 के चुनाव के वक्त याद कीजिए प्रधानमंत्री पहुंच गए थे केदारनाथ की गुफा में। 3 दिन तक वो बैठे रहे थे। उसका कितना असर चुनाव पर पड़ा या नहीं पड़ा और इस 5 फरवरी को भी कितना असर चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इससे हटकर थोड़ी देर के लिए इतना भर सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी छवि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चाहे एक पुजारी वाली बनाने की स्थिति में वो आ गए, बावजूद इसके अयोध्या में बीजेपी को चुनावी हार मिल गई। तो क्या नई परिस्थिति में दिल्ली के चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री की संगम में मौजूदगी और महाकुंभ के बीच मौजूदगी दिल्ली के चुनाव परिणाम पर कोई असर डाल पाएगी? ये सवाल सबसे पहले इसलिए उठाने की जरूरत पड़ी क्योंकि इस दौर में खुद आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भी पुजारियों के बीच सनातनी धर्म को लेकर जिस तर्ज पर राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं उसमें आपको कई मौकों पर यह जरूर लगने लगा होगा वाकई बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो एक ही रंग में है। लेकिन आज बिल्कुल अलग सवाल दिल्ली चुनाव को लेकर, और यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की ताकत जब एलजी के हाथ में होती है और एलजी का चुनाव नहीं होता है बल्कि वह दिल्ली सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, वही उन्हें तय करते हैं कि कौन दिल्ली का एलजी होगा। और पार्लियामेंट मुहर लगा चुकी है कि दिल्ली की एलजी के पास ताकत जो है मुख्यमंत्री से ज्यादा होंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री होने का मतलब है कि आप प्रचार प्रसार पर ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। दिल्ली का जीएसटी कलेक्शन दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है और दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय भी दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। दिल्ली में एक बड़ा मध्यम वर्ग है। दिल्ली के भीतर बहुत बड़ा कामकाजी तबका है। दिल्ली में इस देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों की भरमार है। खास तौर से प्रवासी मजदूर के साथ साथ जो खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों की तादाद है वो दिल्ली में 20 सीटों को प्रभावित करती है। लेकिन दिल्ली इस देश का अनूठा राज्य इसलिए है क्योंकि दिल्ली में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जनता एक झटके में विधानसभा में जिसके पक्ष में रहती है लोकसभा में उसके पक्ष में नहीं रहती है, और लोकसभा में जिसके पक्ष में रहती है विधानसभा में उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं रहती है। और चाहे वो दलित तबका हो चाहे वह मुस्लिम तबका हो, जितनी बड़ी तादाद में दिल्ली के भीतर वोटर का जो स्विंग होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ये एवरेज प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी 20% से लेकर 35% तक के बीच का है। यानी शायद दुनिया के किसी भी जगह पर आपको 20 से 35% वोट एक झटके में इधर से उधर नहीं बल्कि विधानसभा में जो आपस में आमने सामने पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें वह विधानसभा में जिसके पक्ष में है उसी के खिलाफ जो पार्टी है उसके साथ वही लोग लोकसभा चुनाव में चले जाते हैं और लोकसभा चुनाव में जो उस पक्ष में होते हैं वह इस पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। और इसका दूसरा चेहरा चूंकि एलजी से जुड़ा हुआ है और एलजी के पास ताकत दिल्ली के मुख्यमंत्री के हर फैसले पर हस्ताक्षर करने और ना करने की है। यानी अरविंद केजरीवाल का हर ऐलान एलजी को पास करना है। एलजी बीजेपी का और दिल्ली में बीजेपी की सत्ता नहीं, लेकिन बीजेपी के धुर विरोधी के तौर पर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी। तो क्या वाकई भारत की राजनीति के उस मर्म को आज छू लिया जाए जिसके आसरे आप समझ पाएंगे कि इस देश की राजनीति चलती कैसे है और वोटरों को लेकर समीकरण कैसे बनते बिगड़ते हैं। और इतना ही नहीं, जो सवाल देश के भीतर है कि यह देश 2 हिस्सों में जा चुका है और उसके दायरे में हर संस्थान हर समुदाय, और अब लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट भी उस दायरे में आकर फंस गया है। तो बात आज शुरू
इस देश की सबसे बड़ी संस्था, लोकतंत्र के सबसे बड़े पिलर सुप्रीम कोर्ट से ही करनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब यह बात गई कि जो दिल्ली में AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी से जो जुड़े हुए उम्मीदवार हैं ताहिर हुसैन, वह जिस विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको AIMIM ने टिकट दिया है, जो कि पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे, पार्षद हुआ करते थे, लेकिन 5 बरस पहले दिल्ली में दंगे हुए। उस दंगे में आरोपी उस पार्षद को बनाया गया जो इस वक्त दिल्ली की विधानसभा सीट मुस्तफाबाद से चुनाव मैदान में है। मामला यह हुआ कि दरअसल उनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, हाईकोर्ट से निकलकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 जजों की बेंच थी, उन 2 जजों की बेंच ने 2 लकीरें खींच डाली। एक तरफ जस्टिस अमनुल्लाह साहब थे, दूसरी तरफ जस्टिस पंकज मित्तल साहब थे। जस्टिस पंकज मित्तल ने जैसे ही यह देखा कि जो गुहार लगाई जा रही है, उन्होंने एक झटके में कहा याचिका तो खारिज की जाती है। लेकिन उसी वक्त जस्टिस अमनुल्लाह साहब ने कहा जी नहीं, अधिकार है, आजादी है, लोगों के बीच जाकर वोट मांगने का हक है। और जब मामला पीछे 5 बरस से चल रहा है तो पुलिस इस दौर में क्या कर रही थी? जो गवाह थे उनसे पूछताछ नहीं कर पाई, जबकि 5 बरस पहले आरोप पत्र दायर हो चुका था। तो उनको तो चुनाव प्रचार की इजाजत दे देनी चाहिए। और मामला यहीं आकर खामोश हो गया कि अब इस पर देश के चीफ जस्टिस तय करें, और वो तय करें कि अब 3 जजों की बेंच बैठे, यानी एक उम्मीदवार को लेकर, उसके चुनाव प्रचार को लेकर। इससे पहले याद कीजिए तो इंजीनियर राशिद जब जम्मू कश्मीर के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त उनको चुनाव प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से छोड़ा गया। उनके खिलाफ भी मामला मनी लॉन्ड्रिंग का था। ताहिर हुसैन के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और उसके साथ साथ टेरर फंडिंग का मामला है। यही आरोप इंजीनियरिंग राशिद पे भी था। वहां पर जमानत दे दी गई, यहां जमानत नहीं दी गई। मसला जमानत देने या ना देने का नहीं है, या फिर चीफ जस्टिस अब 3 जजों की बेंच जो बैठाने जा रहे हैं, सवाल उसका नहीं है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करते हुए जमानत पर फैसला लेना है और 2 जज 2 रास्ते निकल पड़े। असल बात यहीं से दिल्ली चुनाव की शुरू होती है। और इसके बाद दूसरा हिस्सा यह आता है कि दिल्ली के चुनाव में अब हैदराबाद के ओवैसी की मौजूदगी आपको नजर आने लगेगी, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 10 सीटों पर वह प्रभाव डालने की स्थिति में है। और 10 सीटों में वो 10 सीटें उस जगह पर आती है जो दिल्ली दंगों के दौरान प्रभावित हुई थी। लेकिन इससे हटकर दूसरा मामला क्या है? संगम के बीच में आज कैबिनेट की बैठक योगी आदित्यनाथ ने की, फैसले भी किए, और उन्होंने अपनी पूरी छवि जो बना रखी है, वो पूरी छवि हिंदुत्व को लेकर है। और 80-20 का खेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बेहतरीन मंत्र के तौर पर जाना जाता है। कल से योगी आदित्यनाथ दिल्ली के चुनाव मैदान में आपको नजर आने लगेंगे। और हमारी टीम ने जानकारी हासिल की कि जिन जिन जगहों पर वो जाएंगे उसमें शहादरा है, किराड़ी है, द्वारका है, बिजवासन है, पालम है, राजेंद्र नगर है, यानी और भी कई जगह हैं। 14 रैलियां उनको करनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बूथ पर जो लोग बीजेपी के रहते हैं उनसे संवाद किया। इससे पहले भी तमाम राज्यों में जो बूथ पर रहते हैं उनसे संवाद प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में भी किया था, महाराष्ट्र में भी किया था। महाराष्ट्र और हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने जो चुनाव प्रचार किया, हरियाणा में 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, 9 में जीत मिल गई। महाराष्ट्र में 30 कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, 22 में जीत मिल गई। और इन सब के बीच AIMIM मुस्तफाबाद है, सीलमपुर है, बाबरपुर है, मटिया महल है, बल्ली मरान है, चांदनी चौक है, ओखला है, सदर बाजार है, जंगपुरा है, एक लंबी फहरिस्त है। और इन सब के बीच राहुल गांधी अब सीलमपुर के बाद पहुंचे हैं सदर बाजार, जहां पर आज उनकी रैली हुई। बात इससे भी आपके सामने साफ हो नहीं पा रही होगी। आप सोचेंगे ठीक है, कई कैरेक्टर आ गए दिल्ली के चुनाव में, केजरीवाल की मौजूदगी है,
एलजी के पास ताकत है, प्रधानमंत्री मोदी बूथ लेवल तक पे रुचि दिखा रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी चुनाव मैदान में आपको झुग्गी बस्तियों में नजर आएंगे, योगी आदित्यनाथ आपको दिल्ली के 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में नजर आएंगे, राहुल गांधी ने घूमना शुरू कर दिया है, वह दिल्ली जोड़ो यात्रा की दिशा में बढ़ने जा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच संवाद बनाते हुए चले। ओवैसी हैदराबाद से आ ही गए हैं। इस देश में राजनीतिक तौर पर जितनी भी पॉलिटिकल धाराएं हैं, अगर आप उसको वैचारिक या विचारधारा के तौर पर देखते हैं तो फिर मानकर चलिए दिल्ली के भीतर 3 तरह के कलर आपको दिखाई देंगे। सबसे बड़ा कलर जो है यहां पर प्रवासियों का है, जो मजदूर की शक्ल में उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। 20 से 22 सीटों पर वे सीधे प्रभावित करते हैं। दिल्ली के भीतर का दूसरा रंग मुस्लिम प्रभावित इलाकों का है, जहां की राजनीति जाहिर है 80-20 के खेल में उलझेगी, कोई इनकार नहीं कर सकता है। उस 80 के भीतर भी सेंध लग जाती है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है, एक सामान्य परिस्थिति में अगर आप चुनाव को परख रहे हैं तो। तीसरा रंग दिल्ली के भीतर कामकाजी लोगों का है और झुग्गी झोंपड़ियों का है। कामकाजी लोग झुग्गी झोंपड़ियों के आश्रय जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच भी बड़ी मोटी लकीर है। उस मोटी लकीर पर आम आदमी पार्टी सवार है। वो जानती है कि शायद शहरी मिजाज, मिडिल क्लास, जो व्यापारी छोटा तबका है, वो बीजेपी के पास चला जाएगा, प्रकाश भी चला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी शायद झुग्गी झोंपड़ियों से उनको वोट मिलेगा इस आसरे। तो यहां पर पहले ब्रेक लगा लीजिए और एक क्षण के लिए आप सोचना शुरू कर दीजिए अब कि दिल्ली के भीतर होने वाला चुनाव लोकसभा चुनाव के 1 साल के बाद होता है। 2014 में लोकसभा चुनाव, 2015 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव, 2019 में लोकसभा चुनाव, 2020 में विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में अब विधानसभा चुनाव। क्या यह संभव है? पहला सवाल, क्या यह संभव है विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम बिल्कुल उलट होते हों और एक ही वोटर एक वक्त में पूरी ताकत के साथ ही नहीं बल्कि 90% तक उसका वोट जो है 90% सीटों को जीत दिलाने की दिशा में विधानसभा में आम आदमी पार्टी के साथ हो और लोकसभा चुनाव में वही वोटर 1 साल से भी कम का वक्त होता है। आप अगर मई मानते हैं तो इधर फरवरी मानिए, तो आप समझ लीजिए कि 8-9 महीने के खेल के भीतर वोटर का दिमाग पूरे तरीके से उलट जाता है। वह भी तब जब दिल्ली में पूरी ताकत एलजी के पास है। यहीं से असल खेल उस विचारधारा का शुरू होता है जिसमें हमने जिक्र कर दिया कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी संगम में डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे, जिस वक्त दिल्ली में वोटिंग हो रही होगी। और इस दौर में बकायदा पंडितों के बीच, पुजारियों के बीच सनातनियों का जिक्र करते हुए खुले तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल भी उसी तर्ज पे नजर आए जिस तर्ज पर इन्हीं पंडितों के बीच, इन्हीं पुजारियों के बीच, इन्हीं सनातनियों का जिक्र करने वालों के बीच बीजेपी नजर आती रही। तो एक विचारधारा तो बहुत साफ हो गई। उस विचारधारा के बीच में एक हल्की सी लकीर आम आदमी पार्टी ने यह कहकर खींची कि हमारे पास कोई विचारधारा नहीं है, हम तो दरअसल दिल्ली में बिजली, पानी और राहत और रियायत लाभार्थियों को देने के लिए ही सत्ता में आते हैं। यानी सड़क हो, सफर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इसी के मद्देनजर चीजें हमारी अनुकूल रहती है। यानी दिल्ली का कोई चीफ सेक्रेटरी हो या दिल्ली का कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट हो या दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाने वाले लोग हों, अगर उस दृष्टि से सोचिए तो घर में बैठा हुआ कोई अधिकारी जब दफ्तर जा रहा होता है तो कहता है मैं लोगों का भला करूंगा। लेकिन इसके साथ पॉलिटिशियन की एक विचारधारा होती है, जिस विचारधारा के आश्रय इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने की इजाजत और हक दिया और बताया कि आपको दरअसल धर्म के आश्रय कम से कम राजनीति नहीं करनी, और इसी के आश्रय इलेक्शन कमीशन को भी समझाया कि देखिए धर्म के आश्रय वोट मांगना सही नहीं है। अब वो विचारधारा वाली बात आपके जहन में और पुख्ता हो गई और आप सोचने लगे क्या वाकई
एक विचारधारा बीजेपी की है, एक विचारधारा कांग्रेस की है, दूसरी तरफ इन दोनों के बीच अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी बिल्कुल लोगों से उस जुड़ाव की है जिसमें उसके लिए सिर्फ लाभार्थी चाहिए। तो 2013 के चुनाव में लाभार्थी की जिक्र नहीं था। 2013 का चुनाव दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा गया था, जन लोकपाल का जिक्र था, करप्शन और करप्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ था, खुद में सादगी का हिस्सा था, इसीलिए महात्मा गांधी का जिक्र था। अब महात्मा गांधी से चीजें ट्रांसफर होते होते अगर विचारधारा के तौर पर भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के साथ चलने लग जाए तो बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह के विचार धर्म को लेकर क्या थे, क्या वाकई इसके लिए कोई किताब रेफर करनी होगी आम आदमी पार्टी को, या फिर एक नई विचारधारा है कि राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उस उपाय को ही असल में राजनीतिक विचार मान लिया जाए। यह भी एक विचार है, लेकिन यह विचारधारा नहीं है। अब यहां से एक सवाल और आया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत, उसके बाद जबरदस्त जीत जो अकालियों ने हासिल नहीं की, जो कांग्रेस ने हासिल नहीं की, पंजाब के भीतर वह बीजेपी को भी हराते हुए आम आदमी पार्टी ने हासिल कर ली और इस 10 बरस के भीतर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मौजूद हो गई। अब यहां पर अगला सवाल है, क्या वाकई बीजेपी के रंग में और बीजेपी को चुनौती देते हुए उसी के रंग में अगर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी है तो क्या आम आदमी पार्टी को चुनावी जीत हासिल कराने के लिए बीजेपी का कोई बड़ा योगदान तो नहीं होता है? क्योंकि बीजेपी के लिए अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए उसके खिलाफ कभी भी 1 to 1 की स्थिति नहीं आनी चाहिए, यानी विपक्ष बिखरा हुआ हो। क्योंकि जैसे ही एक शक्ल में नजर आया 2024 के लोकसभा चुनाव में, वैसे ही बहुमत के नीचे बीजेपी आ गई। और अगर चेहरों के आश्रय चुनौती देने की परिस्थितियां भी पैदा हो जाए, यानी ममता बनर्जी कहे नहीं नहीं हम लीडर नहीं है वो लीडर है, केजरीवाल भी कहे हम लीडर नहीं है वो लीडर है, अखिलेश भी कहे हम लीडर नहीं है वो लीडर, इसी तरीके से किसी एक चेहरे पर अगर पूरी राजनीति सिमटती चली जाए तो वोटरों के लिए आसान हो जाएगा उससे क्या चुनना है, ये चुनना है या वो चुनना है। लेकिन यहां संकट यह है कि बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत कौन है, इसकी लड़ाई पूरा विपक्ष लड़ते हुए राज्यों के चुनाव में नजर आता है। और राज्यों के चुनाव में उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की अपनी मौजूदगी उन चेहरों को पहचानती है कि ये राष्ट्रीय तौर पर चेहरे नहीं बन सकते हैं, तो उन्हें हराने से कोई कोताही बरतती नहीं है। वो तेजस्वी का चेहरा हो, वो अखिलेश का चेहरा हो, वो उद्धव का चेहरा हो, वो शरद पवार का चेहरा हो, वो स्टालिन का चेहरा हो, वो हेमंत सोरेन का चेहरा हो, वो फारूक अब्दुल्ला का चेहरा हो। लेकिन केजरीवाल दिल्ली में मौजूद है। अब आइए असल खेल में। यह असल खेल दरअसल समझना ही होगा, क्योंकि पहली बार कांग्रेस का जो 35% वोट था वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। बीजेपी का 10% वोट आम आदमी पार्टी और बाकियों में शिफ्ट हुआ। बाकियों से मतलब यह है कि जो छिटपुट दूसरे राजनीतिक दल थे उसमें शिफ्ट हुआ। बीएसपी का खुले तौर पर 10% शिफ्ट हुआ। यह मैक्सिमम की पोजीशनिंग आपको बतला रहे हैं कि कांग्रेस का 35% वोट चला जाए आम आदमी पार्टी में, बीएसपी का 10% वोट चला जाए आम आदमी पार्टी में, बीजेपी का 3% वोट चला जाए आम आदमी पार्टी में, यानी लगभग 48% तो ये हो गया। और आम आदमी पार्टी हर विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट लेकर आ जाए। लेकिन वही आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव आते वक्त उसका तकरीबन 30% वोट गायब हो जाए और वो चला जाए बीजेपी में। बीजेपी 50% से ज्यादा हमेशा लोकसभा चुनाव में रहेगी। आम आदमी पार्टी हमेशा 50% से ज्यादा वोट में विधानसभा चुनाव में रहेगी। अब जब इसके भीतर आप चलेंगे तो इसमें 3 बातें आपको नजर आएंगी। क्या वाकई इस देश के भीतर में जो दलित तबका है उसका वोट कितना स्विंग कर सकता है, यानी दलित आम आदमी पार्टी और
बीजेपी के बीच कितना वोट शिफ्ट हो सकता है। अब आप सोचिए, अगर कोई यह कहे कि दिल्ली के भीतर जो मौजूदगी शेड्यूल कास्ट वोट की है उसमें लगभग 40 से 44% स्विंग हो जाता है सिर्फ 8 महीने के भीतर में, और जो मुस्लिमों का वोट बैंक भी जो है वह भी शिफ्ट हो जाता है तकरीबन 38 से 42% लोकसभा और विधानसभा के भीतर, तो आप कहेंगे कि वाकई ये संभव है क्या। और जब आप एवरेज देखिएगा मुस्लिम, दलित और उसके बाद आप बाकी वोट बैंक को तलाशने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में जब आप आना शुरू करेंगे, उसमें अपर कास्ट भी होगा, उसमें ओबीसी भी होगा। ओवरऑल वोटिंग का स्विंग देश के किसी भी राज्य में 48% नहीं होता है। ये अपने तरीके का एक नायाब स्थिति है, क्योंकि दिल्ली में शेड्यूल कास्ट की तादाद लगभग 17% है, मुस्लिमों की तादाद लगभग 13% है। यानी 40% वोट जो है, उस 40% वोट का 48% वोट स्विंग करता है हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में। यह पहले राउंड की तस्वीर है। दूसरे राउंड की तस्वीर है जो ओबीसी का वोट है और जो बड़ा वोट जनरल कैटेगरी के भीतर भी आता है, उसके भीतर लगभग 32% वोट शिफ्ट हो जाता है 8 महीने के भीतर इधर से उधर। और अगर उसको दिल्ली के भीतर आप देखना शुरू करेंगे, मसलन सेंट्रल दिल्ली, यहां पर दलितों की तादाद लगभग 24.60 यानी लगभग 25% मान लीजिए। नई दिल्ली में ये लगभग 23.5% है, नॉर्थ वेस्ट में ये लगभग 19% है और नॉर्थ में भी ये लगभग 19% है। नॉर्थ ईस्ट में कम है, 16-17, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 16.70% वोट है। सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली, यहां पे 19% से लेकर 25% के बीच दलितों की तादाद है। ये सारे दलित लगभग 70% तक वोट केजरीवाल को देते हैं, लेकिन लोकसभा आने पर इसमें से जो 70% वोट गया है, 70% का लगभग 48% वोट बीजेपी के पास चला जाता है। मुस्लिमों की तादाद में आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुस्लिम नई दिल्ली में 44% हैं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 37% हैं, नॉर्थ दिल्ली में लगभग 30% हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लगभग 36.5% है, साउथ दिल्ली में लगभग 42% है, साउथ वेस्ट दिल्ली में लगभग 46.5% है जो सबसे ज़्यादा है, वेस्ट दिल्ली में लगभग 36% है, ओवरऑल 13% है दिल्ली में। लेकिन जो ये हम परसेंटेज बतला रहे हैं, इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो आप मार्जिन रखिए, नॉर्थ दिल्ली सबसे कम 30% और मैक्सिमम साउथ वेस्ट दिल्ली 46%। इन मुस्लिमों का वोट लगभग 52% अरविंद केजरीवाल को मिल जाता है जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, और उन 52% में से 48% वो चला जाता है बीजेपी के पास जब लोकसभा के चुनाव होते हैं। थोड़ा सा अटपटा तो लग रहा होगा। तो क्या दिल्ली का चुनाव दरअसल भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिसमें दिल्ली की सत्ता ही तय करती है कि इस देश के भीतर में चुनाव कैसे होने चाहिए? यानी इससे पहले सवाल जो ईवीएम को लेकर उठता था, मशीनों को लेकर उठा, और उठते उठते दिल्ली में जब सामने आए वोटर लिस्ट तो पता चला कि हर महीने 1 लाख से ज्यादा वोट दिल्ली में बढ़ते चले जा रहे थे, क्योंकि 8 लाख वोट एक झटके में बढ़ गए 8 महीने के भीतर में। तो वोटों का बढ़ना, उसका मैनिपुलेशन और उसके समानांतर जो वोटों की जो शिफ्ट और स्विंग की जो परिस्थिति है, ये मैसेज बहुत साफ है कि दिल्ली की कोई विचारधारा नहीं है। क्या यही मैसेज है जिसका लाभ अरविंद केजरीवाल को मिल जाता है कि दिल्ली की कोई विचारधारा नहीं है? या इसका मैसेज इसके उलट है कि कोई विचारधारा इस देश में ना रहे, उसके लिए आपको इस तरह की एक पॉलिटिकल पिलर्स को इस देश में विचारधाराओं के टकराने के बीच में खड़ा करना ही होगा। और शायद यही वो वजह है कि दिल्ली का चुनाव इस बार आसान नहीं है, ये दिख तो रहा है। लेकिन अगर बीते 10 बरस का ताना बाना लोकसभा और विधानसभा चुनाव के इर्द गिर्द आप बुनना शुरू करेंगे तो आपके जहन में 2 ही सवाल आएंगे
या तो आम आदमी पार्टी 55 से 60 सीट जीत रही है या बीजेपी 55 से 60 सीट जीत रही है। इससे हटकर कोई तीसरा रास्ता आपको नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी का हारना कांग्रेस के लिए लाभदायक इसलिए है क्योंकि कांग्रेस वैचारिक तौर पर बीजेपी और संघ परिवार का जो जिक्र करती है, जिसका जिक्र आज भी राहुल गांधी ने किया अपनी चुनावी रैली में जो सदर बाजार में हो रही थी, वो मैसेज बहुत साफ है कि विचारधारा के बीच में कम से कम ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए जिससे कि विचारधारा गायब हो जाए और पॉलिटिकल मंत्र ही सत्ता पाने की जुगाड़ की स्थिति में अलग अलग रंग में हर वक्त नजर आते चला जाए और इस देश में विचारधारा शून्य राजनीति धीरे धीरे पनपने लग जाए। इन दो रास्तों पर दिल्ली का चुनाव है और इसीलिए दिल्ली का चुनाव इस बार भी ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है जहां आपको लगने लगे कि शायद हंग असेंबली हो जाएगी। जी नहीं, शायद एक मुश्किल परिस्थिति में आम आदमी पार्टी आकर खड़ी हो जाएगी। जी नहीं, या तो आम आदमी पार्टी जीत रही है बड़ी ताकत के साथ या वो नहीं जीत रही है। बीजेपी या तो बहुत बड़ी ताकत के साथ जीत रही है या फिर बिल्कुल नहीं जीत रही है। बीच की परिस्थितियों में दिल्ली बिल्कुल खड़ी नहीं है, स्ट्रेटेजिकली, इलेक्ट्रली, इंटेलेक्चुअली और पॉलिटिकल गिमिक्स के आसरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।